हेलो फ्रेंड्स। ईयरली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन फॉर 71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की इस तीसरी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण से संबंधित पूरे एक साल के करंट डेवलपमेंट को, जो एग्जामिनेशन 71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं। तो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और इस सीरीज के अंतर्गत दैट मीन्स ईयरली कंपाइलेशन सीरीज करंट अफेयर सीरीज फॉर 71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा ऑलरेडी हमारे द्वारा 2 एपिसोड रिलीज किया जा चुका है। तो यदि आपने उसको मिस किया है, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया, तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल दिया गया है, तो वीडियो देख लेना और टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना डियर एस्पिरेंट। मैं हूं अमरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं बोधिसत्व पीसीएस। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक्जियोम मिशन फॉर AX4 इसका नाम है डियर एस्पिरेंट। शुभांशु शुक्ला की वजह से, जो कि इसरो के अंतरिक्ष यात्री थे, पायलट के फॉर्म में, एक पायलट के रूप में इस मिशन से जुड़े हुए थे। इसको लॉन्च करा गया 25 जून 2025 को। ध्यान में रखना कब लॉन्च करा गया था, 25 जून 2025 को। कहां से लॉन्च करा गया था? कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर ऑब्वियस यूएसए का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाहन जिससे इस रॉकेट, वो रॉकेट या वाहन कहिए जिसके द्वारा इस क्रू ड्रैगन ग्रेस कैप्सूल को लॉन्च करा गया, जिसमें बैठ के ये लोग अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे। उस रॉकेट का नाम था स्पेस एक्स फैल्कन 9 डियर एस्पिरेंट। लगभग ये सब लोग 18 दिन अंतरिक्ष में रहे और इस दौरान इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 320 बार करी, जो कि टोटल दूरी में बनती है 8.4 मिलियन मील डियर एस्पिरेंट। ठीक है, डॉकिंग दैट मीन्स ये लोग जाके अंतरिक्ष स्टेशन, डॉकिंग का मतलब क्या होता है कि एयर वैक्यूम क्रिएट करके और एक दूसरे से जुड़ा जाता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 अंतरिक्ष यान एक दूसरे से जुड़ के और रिफ्यूलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या बोला जाता है? उसको डॉकिंग बोला जाता है डियर एस्पिरेंट। तो डॉकिंग हुई थी 26 जून को सुबह 10:30 बजे। ठीक है, वापसी ये लोग किए 15 जुलाई 2025 को प्रशांत महासागर के सैन डियागो के पास। सुरक्षित स्प्लैश डाउन इन्होंने किया था, दैट मीन्स समुद्र में इन्होंने इनका जो क्रू कैप्सूल था, क्रू का वो ड्रैगन ग्रेस कैप्सूल ये गिरा था डियर एस्पिरेंट। ठीक है, इसमें शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 यात्री थे। अब देख लेते हैं कि इनका जो क्रू के मेंबर्स थे वो कौन कौन से पद पे थे और किस हैसियत से गए थे। जैसे पेगी विल्सन, हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में भी प्रीवियसली पढ़ा है, ये कमांडर के रूप में थी। ठीक है, अमेरिका से थी, एक्जियोम स्पेस। ठीक है, नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं और AX मिशन की दूसरी कमर्शियल कमांड थी इनके पास। ठीक है, वहीं शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में गए थे। भारत इसरो के अंतरिक्ष यात्री थे, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले ये पहले यात्री थे। अंतरिक्ष में जाने वाले वो आपको पता होना चाहिए, राकेश शर्मा थे। ठीक है, वहीं स्वावोज उजनांस्की की बात करें तो ये मिशन विशेषज्ञ थी, पोलैंड की थी और पोलैंड के पहले मतलब ये भी शुभांशु शुक्ला के जैसे पोलैंड के पहले ISS अंतरिक्ष यात्री हैं, ध्यान में रखना। मिशन विशेषज्ञ के रूप में टिबोर कापू गई थी, हंगरी से थी, हंगरी के पहले ISS अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, ऑनर कार्यक्रम के तहत ये गई थी, मतलब हंगरी का अपना कार्यक्रम था ऑनर, इसके तहत ये लोग गए थे, ये गई थी, मतलब ये लोग नहीं, टिबुर कापू गई थी। तो सबका आपको देश याद होना चाहिए और किस हैसियत से गए थे। स्पेशली क्वाइट इंपॉर्टेंट है शुभांशु शुक्ला, और जो इसमें ट्रैप किया जा सकता है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले यात्री, इन दोनों में क्या होना चाहिए? डिफरेंस आपको पता होना चाहिए डियर एस्पिरेंट। एग्जाम में आप इसलिए गलत नहीं कर देते हो कि आपको आता नहीं है, आपने प्रिपरेशन नहीं करा है। ऑब्वियस यू आर टैलेंटेड पर्सन, यू आर हिटिंग हार्ड, यू आर ट्राइंग हार्ड टू क्रैक BPSC बाई 71st BPSC प्रारंभिक परीक्षा डियर एस्पिरेंट और 71st BPSC वैकेंसीज। तो आप, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जो आप साल भर 1.5 साल मेहनत करते हो वो पूरा डिसाइड होता है किसके द्वारा? वो 2 घंटे के द्वारा, जिस 2 घंटे में आप एग्जाम में बैठ के परफॉर्म कर रहे हो। तो कूल माइंड के साथ, एनालिटिकल स्टडी के साथ अब यदि ये स्टडी करते हो तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस जो है
सेचुरेटेड रहता है, लेक लेवल का रहता है और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, कूल माइंड से जो है अपने दुश्मन को हिट हार्ड करते हो और एक एक तीर का जवाब देते हो डियर एस्पिरेंट। तो ये अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, शांत रहो, शांतचित्त रहो, अपने सेहत का ध्यान रखो और जो है आप प्रिपरेशन करते रहो। यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया एस्पिरेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2024 में अमेरिकन कंपनी एक्जियोम स्पेस ने इसरो के साथ ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के तहत आपके शुभांशु शुक्ला गए थे अंतरिक्ष स्टेशन में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो हम एक्जियोम मिशन के बारे में सब कुछ जान गए, जहां से यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। अगला टॉपिक है हमारा विक्रम 3201, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्टिव है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है डियर एस्पिरेंट, जो विशेष रूप से लॉन्च वाहनों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बनाया गया है। और ये 180 nm का CMOS तकनीक के तहत बनाया गया है। CMOS का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर बनाने का एक क्या होता है, एक तरीका होता है, टेक्नोलॉजी होती है, इसी के तहत इसको बनाया गया है। इसका उन्नत संस्करण है और ये पहले से मौजूद 16 बिट विक्रम 1601 का जो है अपग्रेडेड वर्जन है डियर एस्पिरेंट, ठीक है, ध्यान में रखना। फ्लोटिंग पॉइंट्स कैलकुलेशन और एडीए भाषा, एडीए क्या है, एक लैंग्वेज प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्यूटर का लैंग्वेज प्रोग्राम है, इसे ध्यान में रखना। एडीए भाषा सहित इसे सी भाषा कंपाइलर समेत कई इन हाउस टूल्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है। PSLV C16 मिशन में POEM4 ऑनबोर्ड मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर में अंतरिक्ष में भी इसे परखा जा चुका है। अभी हम PSLV C16 के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा विक्रम 3201 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस लिहाज से जो क्वेश्चन यदि फैक्चुअल तरीके से पूछे तो भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है डियर एस्पिरेंट, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। और CMOS क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर बनाने की तकनीकी है जिसका फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डियर एस्पिरेंट। अगला हमारा टॉपिक है कल्पना 3201, ठीक है। यह भी एक 32 बिट का स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल सेट के द्वारा डिजाइन किया गया है, इसके लिए डिजाइन किया गया है और फ्लाइट ग्रेड टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक इसकी पूरी मतलब की जा चुकी है। तो क्वेश्चन यहां से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कल्पना 3201 और विक्रम 3201 क्या है, तो ये क्या है, प्रोसेसर है डियर एस्पिरेंट, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है चंद्रयान मिशन 4, चंद्रयान 4, ठीक है। ये लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, चांद पर नमूना लेकर लौटने वाला ये मिशन है, इसरो के द्वारा ये संपादित किया जाएगा। इसका जो लॉन्च तिथि है ये लगभग मतलब 2026 लास्ट या 2027 के शुरुआत में या 2027 में इसे लॉन्च करा जाएगा, ठीक है। 2 LVM-3 रॉकेट से 2 स्टैक के साथ, ठीक है। इसका जो लैंडिंग स्थल रहेगा वो चंद्रयान 3 के शिव शक्ति पॉइंट के पास चंद्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ये टारगेटेड रूप से इसे उतारा जाएगा। इसका कुल प्रक्षेपण द्रव्यमान जो है ये 5200 kg शामिल होंगे। इसमें 5 मॉड्यूल होंगे, असेंडर, डिसेंडर, ट्रांसफर, री एंट्री और प्रोपल्सन दिया एस्पिरेंट, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना। और जो अमूमन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चंद्रयान 4 में ये आपको मतलब BPSC जो है अमूमन कितना प्रक्षेपण द्रव्यमान वगैरह होगा ये सब नहीं पूछता है, लेकिन हाँ मॉड्यूल जो है यहाँ से पूछ सकता है BPSC क्वेश्चन, यदि एनालिटिकल रूप से क्वेश्चन बनाए तो। इसमें होगा क्या, चंद्रयान 4 का जो मेन उद्देश्य है और विशेषताएं हैं जिसके लिए ये जाना जाएगा, ये चांद की सतह से 2-3 किलो नमूने इकट्ठा करेगा ड्रिल वगैरह करके और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर ये फिर से री इंटर करेगा। चंद्र सतह से 2 मॉड्यूल डिसेंडर और असेंडर लैंड होंगे, फिर असेंडर चंद्र कक्षा में जाकर ट्रांसफर मॉड्यूल से नमूने क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अंत में मैं बताना चाहूँगा कि री एंट्री मॉड्यूल पृथ्वी पर नमूनों को लेकर वापस करेगा, ठीक है, वापसी करेगा। इससे इसरो को पृथ्वी के लिए सुरक्षित वापसी और डॉकिंग अनडॉकिंग जैसी तकनीकों पर महारत हासिल होगी, जो भविष्य में मानव युक्त मिशनों और चंद्रयान 5 तथा उसके मतलब बियॉन्ड के लिए आधार तैयार करेंगे, ठीक है। तो
आपको चंद्रयान 4 का टोटल आपको विशेषताएं और क्या उसका एम है, अल्टीमेट एम इसके तहत इस मतलब इसरो प्राप्त करना चाहता है, ये आपको पता चल गया। अगला हमारा टॉपिक है चंद्रयान 5। इसे लुपेक्स के नाम से भी जाना जा रहा है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, काफी इंपॉर्टेंट है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, मतलब लूनर मतलब चांद, पोलर मतलब ध्रुव, एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना और मिशन मतलब मिशन। ठीक है, मतलब चांद के ध्रुवों का एक्सप्लोरेशन मिशन है जो चंद्रयान 5 के द्वारा टारगेट करा जाएगा। और ये संयुक्त मिशन है इसरो और जाक्सा का। जाक्सा क्या है? जापानीज एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। जैसे इसरो भारत का है, नासा अमेरिका का है, वैसे ही जाक्सा जापान का है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, इसका अन्य नाम दैट मीन्स चंद्रयान 5 का अन्य नाम लुपेक्स है। लॉन्च जो है इसकी अनुमानित 2027-28 के बीच में ये लॉन्च होने वाला है जाक्सा के S3 रॉकेट से। वजन और संरचना की बात करें तो ये लगभग 6.5 टन होगा। लैंडर इसरो के द्वारा और 200 से 250 से 350 केजी का रोवर जाक्सा MHI द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, विशेषतः परमानेंटली शैडोड रीजन, जो कि हमेशा मतलब शैडो रीजन होता है, अंधेरा क्षेत्र होता है चांद का, उसमें पानी बर्फ की पुष्टि और मात्रा का अध्ययन करना। यदि पानी बर्फ मिल जाता है तो कितने मात्रा में है इसका अध्ययन करना। सतह से भूगर्भीय जांच हेतु ड्रिलिंग और इन सीटू विश्लेषण किया जाएगा। लगभग 100 दिन डेट मीन 3.5 महीने तक सतह पर अध्ययन करेगा और जो विस्तार की संभावना है इसका 1 वर्ष तक का है। ठीक है, जो इसमें रोवर होगा, रोवर मतलब जो घूमने वाला गाड़ी होगी, इन शॉर्ट यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो, या रोबोट होगा, वो 25 डिग्री ढलानों पर चढ़ पाने में सक्षम डिजाइन किया जाएगा डियर एस्पिरेंट। इंस्ट्रूमेंट में यदि बात करें तो कुल इसमें 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिसमें शामिल हैं ESA का मास स्पेक्ट्रोमीटर, नासा का न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर और जाक्सा इसरो का जो है इसमें अन्य योगदान होगा। स्थिति मार्च 2025 में वित्तीय मंजूरी इसे मिल चुकी है और मई 2025 में इसरो और जाक्सा की टीम 3 तकनीक बैठक जो है संपन्न भी हो चुकी है। ठीक है, तो लुपेक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन डियर एस्पिरेंट। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक का, क्वाइट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक है GSLV F-15 NVS-02। ठीक है, GSLV F-15 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैक सेकेंड, इसके द्वारा मतलब ये उड़ान करा। उड़ान जो है GSLV F-15 इसरो का 17वां और मैक 2 का 11वां उड़ान था, जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक तीसरा चरण शामिल था और इसे NVS-02 को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, सैटेलाइट है, उपग्रह है डियर एस्पिरेंट। कहाँ से लॉन्च करा गया? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा गया 29 जनवरी 2025 को सुबह 6:23 पर। यह श्रीहरिकोटा से 16वां जो है ये इसरो का 100वां लॉन्च था डियर एस्पिरेंट। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, 100वां लॉन्च था। इसकी विशेष स्थिति ये है। NVS-2 देख लो, नाविक प्रणाली की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है जो कि PSLV F-15 के द्वारा लॉन्च करा गया था। ठीक है, भार जो है 2250 kg। ठीक है, और ये सब हटाओ, ये हटा दो। पेलोड जो है नाविक सिग्नल L1 L5 और S बैंड प्लस C बैंड रेंजिंग और देशी रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक इसके द्वारा जो है भेजा गया है। जो कक्षीय लक्ष्य है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, आपको पता होना चाहिए। और यह मिशन जो है नाविक कॉन्स्टलेशन को मजबूत करेगा। ऑब्वियस NVS-02 जो है ये नाविक के दूसरे सीरीज का द्वितीय क्या है, ये उपग्रह था। ठीक है, नाविक बोले तो नेव विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडियन का अपना जो है GPS टाइप का सिस्टम है और GPS किसका? USA का है। और भारत की लोकेशन बेस्ड सर्विसेज GPS, बाइडू और गैलीलियो जैसी प्रणालियों के साथ प्रतिस्पर्धा में ये क्या करेगा? मदद करेगा। तो कुछ वैश्विक देश हैं जिनका अपना नौवहन प्रणाली है, उसको देख लीजिए। बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। जैसे USA का जो अपना नौवहन प्रणाली है वो क्या है? GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रशिया का है ग्लोनास है। ठीक है, तो ग्लोनास कहाँ का? रशिया का है। चाइना का क्या है? बाइडू है, बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS।
ठीक है, बायडू है चाइना का, ध्यान में रखना। यूरोपीय संघ का क्या है, गैलीलियो है। भारत का अपना है नाविक है। और जापान का क्या है, QZSS है। ठीक है, क्वासी जेनिट सैटेलाइट सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट है ये 4-5 देशों का नाम आपको और उनका अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको पता होना चाहिए, उसके बारे में नौवहन प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका की GPS और रूस की ग्लूनास, दो ऐसी प्रणाली है जो वर्षों से पूरी दुनिया में संचालित की जाती आ रही है। ठीक है, भारत इसलिए देखो स्ट्रेटजिकली रूप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत अपना नेविगेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम को, अपना नेविगेशन सिस्टम को मजबूत कर रहा है। क्योंकि देखो स्ट्रेटजिक काल में, दैट मीन्स मान लीजिए अभी चाइना से युद्ध हो जाए या आपका पाकिस्तान से अभी युद्ध वगैरह हो रहा था, तो इस समय एक बार कारगिल के समय सही समय पर जो है डेटा और इमेज जो है सैटेलाइट के जरिए अमेरिका ने इसके साथ, इंडिया के साथ शेयर नहीं किया था, जिसे इंडिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ा था। हालांकि इंडिया ने मार भगाया था आतंकवादियों को और पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत कुचला था, लेकिन यदि उतनी क्षति नहीं होती, उतनी हानि नहीं होती इंडिया को, यदि सही समय पर डेटा अवेलेबल हो जाता। तो इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अपना जो है नेविगेशन सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना इंडिया के लिए समय की अनिवार्यता थी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्कॉट, SCOT, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, दिगांतरा, भारत। काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। स्कॉट स्टैंड फॉर स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, भारत की दिगांतरा नामक स्टार्टअप कंपनी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विकसित अंतरिक्ष निगरानी मिशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस उपग्रह व्यवस्था इसे माना जा रहा है। ठीक है, किसको, दिगांतरा को। इस उपग्रह को 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत लॉन्च किया गया था डियर एस्पिरेंट। यह सिस्टम पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में 5 सेंटीमीटर तक के छोटे रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकता है। इसमें स्पेस डेब्रिस से लेकर सैटेलाइट फ्रैगमेंट्स तक भी शामिल है। ठीक है, स्कॉट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में यह जो है स्कॉट एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में कार्यरत है, जिससे यह जमीन आधारित ट्रैकिंग की तुलना में उच्च पुनरावृत्ति दर और सटीकता प्रदान करेगा। यह मौसम दृष्टिकोण भू आधारभूत सीमाओं से ये क्या है, ये मुक्त है। 8 से 9 मार्च 2025 को इसने अपनी पहली इमेज ली, जिसे दक्षिण अमेरिका के ऊपर से ब्यूनस आयर्स शहर को पृथ्वी की वक्र रेखा के साथ दिखाया गया था डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो आप चाहो तो जो इसमें एक्स्ट्रा ये मटेरियल दिया गया है तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन BPSC जो है इतना डीप डाइव नहीं करता है, BPSC का टीम इतना रिसर्च नहीं कर रहा है UPSC के जैसे। ठीक है, 17वीं BPSC में आपने तो कंडीशन देखा ही पूरा कचरा कर दिया था, तो कम से कम ये याद रखना, स्कॉट स्टैंड फॉर स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। दिगांतर क्या है, दिगांतर का भारत का पहला वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस उपग्रह व्यवस्था है। ठीक है, ध्यान में रखना। PSLV C60 जो हमने ऊपर पढ़ा था, SPADX, ठीक है, ये लॉन्च करा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60 के द्वारा। ठीक है, लॉन्च की तिथि थी, किसको लॉन्च करा गया, SPADX को। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च करा गया, PSLV C60 के द्वारा। 30 सितंबर 2024 को। स्थान था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। 2 प्राथमिक उपग्रह थे इसमें, ये एक चेजर था SDX-01 और टारगेट था SDX-02, प्रत्येक 220 किलोग्राम के थे। यह वर्ष 2024 में प्रक्षेपित भारत का अंतिम अंतरिक्ष मिशन था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से अगर ज़्यादा फैक्चुअल पीछे और घुमा के पूछने की कोशिश करें तो यहाँ से पूछा जा सकता है। SPADX का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और डॉकिंग का मतलब क्या होता है मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। 2 छोटे उपग्रह का अंतरिक्ष में स्वायत्त रूप से डॉकिंग एवं अनडॉकिंग करना इसका उद्देश्य है। इसके साथ डॉकिंग के दौरान जो पावर ट्रांसफर होता है उसका परीक्षण करना है। अलग अलग पेलोड पे कार्य करेगा, जिसे लगभग 2 वर्ष तक संचालित किया जाएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। यदि इसमें सफल हो जाता है भारत तो ये 16 जनवरी 2000 सफल हो चुका है भारत, तो 16 जनवरी 2025 को सफल डॉकिंग संपन्न हुआ था इससे, और इसरो जो है भारत को डॉकिंग क्षमताओं वाले विश्व के चौथे देश में शामिल कर दिया। तो डॉकिंग क्षमता किसको किसको हासिल है, USA, रसिया और चीन को, और चौथा देश कौन सा है, अपना इंडिया। आई लव माई इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखना।
ठीक है, स्पेडेक्स PSLV C60 डियर एस्पिरेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट। पोएम 4 PSLV की अंतिम स्टेज का पुनर्योजन किया गया इसमें। PSLV C16 की अंतिम स्टेज को मतलब पोएम 4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में परिवर्तित कर दिया गया। ध्यान में रखना पोएम 4 क्या है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष में सबसे लंबा स्पेस वॉक। स्पेस वॉक को EVA भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, का विश्व रिकॉर्ड 9 घंटे 6 मिनट का है। इसे अंतरिक्ष यात्री, चीन की अंतरिक्ष यात्री कैगी जुझे और शोंगलिंगडोंग ने सेंझाओ 19 मिशन के तहत इसे हासिल करा। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि औरतों की श्रेणी में देखा जाए तो सुनीता विलियम्स जो हैं, जो नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, अब तक सबसे अधिक क्यूमुलेटिव EVA समय रखने वाली महिला हैं, जिन्होंने अपने 9 स्पेस वॉक के दौरान कुल 62 घंटे 6 मिनट समय बताया। तो ये क्यूमुलेटिव EVA की बात करी जा रही है, एक बार की बात नहीं करी जा रही कि एक बार में इतना अंतरिक्ष में इन्होंने वॉक करा, स्पेस वॉक करा। क्यूमुलेटिव मतलब जितना बार भी गई हैं, ठीक है, 9 स्पेस वॉक करा है उन्होंने, तो 9 स्पेस वॉक के दौरान इतना समय वो रही हैं और इस श्रेणी में महिलाओं में ये प्रथम स्थान पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PSLV C59 प्रोबा 3 मिशन को PSLV C59 के द्वारा लॉन्च करा गया। ठीक है, अच्छा देखो, एक हालांकि UPPCS में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, लेकिन यदि हम कहें कि प्रोबा या PSLV C59 PSLV का कौन सा उड़ान था, तो 2 उड़ान इसके असफल हुए हैं PSLV का। ठीक है, तो PSLV C जितना रहेगा उसमें 2 जोड़ देना। ठीक है, तो PSLV C59 कौन सा उड़ान था PSLV का? 61वां उड़ान था। ठीक है, हर एक उड़ान जो है सफल नहीं हुआ है, अब तक 2 बार इसका उड़ान जो है असफल हुआ था। ठीक है, शुरुआती दौर में, अब नहीं होता भगवान की कृपा से। हालांकि आप सोचोगे सर पढ़ा रहे हो विज्ञान और बात कर रहे हो भगवान की, मतलब हाँ, मतलब वही है, नेचर की कृपा से। चलो, ऑब्वियस प्रोबा 3 को PSLV C59 PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के तहत जो है इसे लॉन्च करा गया। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। PSLV की 61वीं उड़ान थी। प्रोबा स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सूर्य के अध्ययन से संबंधित क्या है? मिशन है डियर एस्पिरेंट। लिग्नोसैट की बात करें तो यह विश्व का पहला लकड़ी निर्मित उपग्रह है। ठीक है, ध्यान में रखना, विश्व का पहला लकड़ी निर्मित उपग्रह है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो मानव हैं इनके दिमाग में क्या घुस गया कि लकड़ी निर्मित उपग्रह बना रहे हैं। तो लकड़ी मतलब स्पेस में जो डेब्रिस वगैरह होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है, स्पेस में जो पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, उसको कम करने के लिए। तो लिग्नोसैट जो है ये जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमी टोमो फॉरेस्ट्री के सहयोग से विकसित एक लकड़ी के हिस्सों पर आधारित प्रयोगात्मक क्या है? उपग्रह है। यह पूरी तरह से धातु रहित डिजाइन उपग्रह है, जिसमें मुख्य संरचनात्मक भाग अनूठे रूप से एक मैग्नोलिया नामक लकड़ी पाई जाती है, जो इसमें हाँ मैग्नोलिया नामक लकड़ी पाई जाती है, उसी के द्वारा ये बनाया गया डियर एस्पिरेंट। ध्यान में रखना, कौन सी लकड़ी पाई जाती है? लल्ला ओ लल्ला, ये लकड़ी पाई जाती है मैग्नोलिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के पहले एनालॉग स्पेस मिशन के बारे में। एनालॉग बोले तो समान सिचुएशन जैसा स्पेस मिशन। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने लूनर साउथ पोल लूनर साउथ पोल एक्सप्लोरेशन मिशन का कोई मिशन हमें लॉन्च करना है, ठीक है, या पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में भी हमने शुरुआत में पढ़ा था। तो उससे मतलब पृथ्वी पर अगर मान लो वहाँ पे आदमी भेजते हैं, तो पृथ्वी पर उस जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके और वहाँ पे आदमियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को रखना, वो क्या हो गया? एनालॉग स्पेस मिशन हो गया। ठीक है डियर एस्पिरेंट, तो LHAM दैट मीन्स LHAM लूनर एनालॉग हैबिटेट मॉड्यूल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के संयुक्त प्रयास से इसे शुरू करा गया है। मिशन का नाम है लूनर एनालॉग हैबिटेट मॉड्यूल डियर एस्पिरेंट। एजेंसी का नाम है इसरो और IIT मद्रास। स्थान है IIT मद्रास परिसर में इसे निर्मित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? चंद्रमा पर मानव मिशन की तैयारी करना, विशेष रूप से जीवन समर्थन प्रणाली, मानव व्यवहार और आवास की व्यवहार्यता का परीक्षण करना डियर एस्पिरेंट।
प्रयोग यह एक एनालॉग मिशन है, यानी पृथ्वी पर ऐसा वातावरण तैयार करना जो चंद्रमा जैसे हालात का अनुकरण करता है। प्रयोगकर्ता इसमें जो भी लोग हैं, वैज्ञानिक, इंजीनियर, संभावित अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। लॉन्च वर्ष है इसका 2024 के अंत या 2025 के प्रारंभ में संचालन की इसकी योजना थी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, भारत जो है अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारतीय अंतरिक्ष मिशन, इसका अपना अंतरिक्ष मिशन हो, ये मतलब शुरू कर चुका है, उस पर काम शुरू कर चुका है। किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है? इसरो के द्वारा। उद्देश्य क्या है? भारत का अपना स्थायी मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। यह स्टेशन भारत के गगनयान मिशन के बाद का अगला कदम होगा। 2035 तक ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। इसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और सामग्री विज्ञान तथा अंतरिक्ष चिकित्सा पर जो है अनुसंधान किया जाएगा डियर एस्पिरेंट, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये लद्दाख में भी ये जो लूनर एनालॉग हैबिटेट मॉड्यूल है ना, ये हमारे लद्दाख में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना, ठीक है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने 2023 में घोषणा की कि भारत 2035 तक अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो स्थापित कर लेगा। यह स्टेशन गगनयान कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर तैयार किया जाएगा। गगनयान मिशन 2025 भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसरो की पुनः प्रयोजी अंतरिक्ष यान मतलब रीयूजेबल स्पेस व्हीकल की योजना है, ठीक है। लैम एनालॉग हैबिटेट IIT मद्रास के सहयोग से इसे शुरू किया जा रहा है। तो देखो अपना सबका अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अमेरिका का क्या है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उसका नाम है। रूस का जो है मीर था, मीर खत्म मतलब वो समाप्त हो गया, पहले था, अब इसका नाम है ISS, ठीक है वर्तमान में। और चाइना का जो है ये तियांगोंग जो है, चाइना हाल ही में अपना पिछले साल जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन खुद का निर्मित किया था। रूमी 2024, ठीक है। रूमी 2024 में आपको बताना चाहूँगा कि भारत का रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन है, जिसे चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। साउंडिंग रॉकेट उड़ान द्वारा एटमॉस्फेरिक डाटा संग्रहण करना और रॉकेट को पुनः मतलब भूमि पे लाना जो है इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखना। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन है रूमी 2024, ठीक है। EI कैपिटन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया USA के द्वारा जो है ये मतलब यहीं पे ये है, ठीक है। इसके ऑपरेटर हैं USA डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो प्रदर्शन है SPL बेंचमार्क में इसका स्कोर जो है 1.742 एक्साफ्लॉप्स है डियर एस्पिरेंट, काफ़ी हाई परफॉर्मेंस है इसका। इसकी ऊर्जा दक्षता जो है लगभग 60 गीगाफ्लॉप्स पर वॉट है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और AI विकास पे काम किया जाएगा। अन्य सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एल कैपिटन पहले स्थान पे है, फ्रंटियर जो है दूसरे स्थान पे है, अरोरा तीसरे स्थान पे है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। तो टॉप 3 सुपर कंप्यूटर हैं एल कैपिटन, फ्रंटियर और अरोरा, ठीक है। ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों USA के हैं। ये संगठन और HPL प्रदर्शन आप छोड़ देना। इसका HPL प्रदर्शन तो आप ध्यान में रखना, परफॉर्मेंस कितना है एल कैपिटन का 1.742 एक्साफ्लॉप्स जो है पर सेकेंड है, ठीक है। चलिए हाँ तो ठीक है। अब देखो ये जो टॉप 500 सूची है, मतलब विश्व के जो टॉप 5 सुपर कंप्यूटर हैं, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसमें भारत के 6 सुपर कंप्यूटरों का स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में जो टॉप परफॉर्मेंस वाला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है एरावत PSAI, ठीक है। एरावत PSI, ठीक है। ये कहाँ है? CDAC पुणे में ये इसको स्थित किया गया है, ठीक है। दूसरा है अर्का, तीसरा है अरुणिका, चौथा है प्रत्यूष, पांचवा है अर्का AIML और जो छठा है वो है मिहिर, ठीक है। तो आप केवल इसको याद रखना, आप चाहो तो एरावत PSAI को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, ठीक। एरावत PSI 136वीं रैंक है, इसे नहीं यार 136वीं रैंक नहीं है, 162वीं रैंक है इसकी, ठीक है। 162वीं रैंक है पूरे वर्ल्ड में। भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली AI कंप्यूटर है, इसे आप सही कर लेना, ठीक है।
QPAI इंडस। QPAI इंडस की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम कंप्यूटर है, जिसे बंगलुरु स्थित कंपनी QPAI द्वारा वर्ष 2024 में लॉन्च करा गया। ठीक है, इंडस 25 क्षमता वाला ये क्या है, 25 क्यूबिट्स में जो मतलब क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ना, उनकी यूनिट क्यूबिट्स होती है, तो क्यूबिट्स में मापा जाता है। तो इंडस 25 क्षमता वाला ये क्वांटम कंप्यूटर है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अब बात करें अमरावती की। अमरावती क्यों इंपॉर्टेंट है? आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की जो नवगठित राजधानी है अमरावती, इसमें देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित करने की घोषणा करी है। लार्सन एंड ट्रूबो को इस टेक पार्ट को भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और 1 जनवरी 2026 तक ये राष्ट्र को सौंपा जाएगा। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो अमरावती में। मेजराना 1 की बात करें तो ये विश्व की पहली क्वांटम चिप है। इसमें पहली बार टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का प्रयोग किया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ठीक है, यह एक अत्याधुनिक और बहु अरब डॉलर की सबसे बड़ी केबल परियोजना है, जिसे मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, मार्क जुकरबर्ग साहब की, वो ओन करते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी। ठीक है, इसी ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य AI सक्षम और अत्यधिक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी का निर्माण करना। अगला हमारा टॉपिक है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, देखो इसे 29 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई, जो वित्त वर्ष 2024 से 25 से 2030-31 तक 7 वर्षों का ये मिशन है और इसमें इस समय में पूरे 7 साल में 16,300 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे। सरकार द्वारा इसके अंतर्गत जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें 30 खनिजों की सूची जो है जुलाई 2023 में जारी करी गई थी। तो ये आप ध्यान में रख लेना एक बार। इससे प्रश्न जो है, इसमें से कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, फिर दुर्लभ मृदा तत्व जो रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं, टंगस्टन, टाइटेनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टैंटलम, जर्कोनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम, इंडियम, सेलेनियम, कैडियम, तांबा, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, मोलिब्डेनम, पोटाश, फास्फोरस, स्ट्रोंसियम, टेल्यूरियम, टीन, रीनियम और हैफनियम, PGE, प्लाटिनम समूह धातु है, ये सब शामिल होते हैं। पूरा याद नहीं करना है, बट 1-2 बार जो है विजुअलाइज कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन याद करने के लिए पूछे, क्वेश्चन इसमें से पूछे तो आप उसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सही कर सको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार खोजा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ग्रेट अचीवमेंट है भारत के लिए। इसके साथ साथ कर्नाटक के मांड्या जिले के मालगिल्ला क्षेत्र में भी प्रारंभिक तौर पर परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निषेधालय द्वारा लगभग 1600 टन लिथियम संसाधन की पहचान करी गई है। भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम और ऑस्ट्रेलिया में कोबाल्ट लिथियम परियोजनाओं में निवेश हेतु समझौते किए हैं। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत की आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों के लिए एक जो है ये क्यूमुलेटिव या यूँ कहें कि समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है डियर एस्पिरेंट। तो ये था मतलब नेशनल क्रिटिकल मिशन के बारे में आपको जानकारी मिल गई। फिर अब रेयर अर्थ मटेरियल की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मॉडर्न आवर्त सारणी है, इसके समूह में स्थित 17 धातुएं हैं, जिनमें लैंथेनाइड्स श्रृंखला के 15 तत्व और स्कैंडियम और इरिट्रियम शामिल हैं। ये क्या है कि समान भौतिक गुणों एवं एक ही अयस्कों एवं निक्षेपों में पाए जाने के कारण इनको ऐसे नाम दिया गया दुर्लभ मृदा तत्व। अपने नाम के विपरीत यदि मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुर्लभ मृदा तत्व देख के आपको ये लगता होगा कि ये दुर्लभ है मृदा के तत्व, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रकृति में मध्यम रूप में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये केंद्रित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं ताकि इनका आर्थिक रूप से दोहन किया जा सके। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्व संसाधन जो है मौजूद है, जो मुख्य रूप से मोनेजाइट रेत में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय समुद्र तट के प्लेसर मोनेजाइट रेट में तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंतर्देशीय प्लेसर में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्कैंडियम, इट्रियम तथा 15 लैंथेनाइड तत्व की बात करें तो लैंथनम, सेरियम, प्रोजोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रेमेथियम,
सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हिल्मियम, एब्रियम, थूलियम, इटब्रियम तथा इसके साथ ल्यूटेरियम को दुर्लभ मृदा तत्व माना जाता है। तो ये याद रखना, कम से कम ये नाम बार बार आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपके सामने से गुजरना चाहिए। ठीक है, दुर्लभ मृदा तत्व जो है का उपयोग कांच उद्योग, जल शोधक, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्र तथा इस्पात वगैरह के निर्माण में किया जाता है। भारत का ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन, अभी तक मतलब वैश्विक रूप से ऐसे ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है, जो कि मतलब जो फिनिश स्टील होता है ना, उस पे कितना स्पष्ट उत्सर्जन होता है उसके आधार पे ये ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन इसने किया है। यदि प्रति टन फिनिश स्टील उत्पादन पर CO2 या इक्विवेलेंट उत्सर्जन 2.2 टन से कम हो तो उसे ग्रीन स्टील माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो भारत के नए राम स्थल के बारे में है, रामसर स्थल के बारे में है। रामसर राजस्थान के 2 नए स्थल, खीचन जो कि फलोदी में है, फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है, तथा मेनार जो कि उदयपुर में है, इसको 4 जून 2025 को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है, खीचन और मेनार ध्यान में रखना, फलोदी डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर में है क्रमशः। इनके साथ जब ये 2 रामसर स्थल भारत के नए रामसर साइट्स में शामिल हो गए तो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो ये 91 हो गया है। भारत एशिया में प्रथम तथा कुल स्थलों की संख्या में विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वर्तमान में भारत में यदि रामसर साइट्स की बात करें तो तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहां अकेले 20 स्थल अवेलेबल हैं और इसके साथ ये टॉप स्थान पे रहता है। सेकंड स्थान पे यूपी आता है। वहीं बिहार की बात करें तो 3 रामसर साइट हैं। कांवरताल वेटलैंड जो कि जिसे कांवर झील भी बोलते हैं बेगूसराय में है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई डिस्ट्रिक्ट में है तथा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। अगला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, स्विस कंपनी है जो कि वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी है, IQ-EAR, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 138 देशों और 8,954 शहरों के पार्टिकुलेट 2.5 विषैली कणिका प्रदूषण इसे बोला जाता है डेटा का विश्लेषण शामिल है। तो जो सबसे प्रदूषित देश होते हैं पूरे विश्व में उसमें टॉप 5 है चाड, बांग्लादेश, अमेरिका, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, और 5वें स्थान पे इंडिया आता है। ठीक है, जिसका औसतन यदि PM 2.5 के स्तर की बात करें तो 50.6 माइक्रोग्राम प्रति मतलब MQ होता है, मतलब प्रति घन मीटर जो है वो 50.6 माइक्रोग्राम के बराबर होता है, यानी WHO की सीमा से 10 गुना ज़्यादा। वहीं सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो बर्नीहाट जो कि मेघालय का है, मेघालय और असम बाउंड्री के पास है ये बर्नीहाट, मेघालय डिस्ट्रिक्ट, मेघालय स्टेट में आता है। तो ये सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद दिल्ली दूसरे स्थान पे है, कारागंडा कजाकिस्तान का तीसरे स्थान पे है, मुल्लामपुर जो कि चंडीगढ़ का जगह है भारत में, तो वो चौथे स्थान पे है, और लाहौर जो है 5वें स्थान पे है। यदि बात करें तो नोट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व के 100 सर्वाधिक प्रदूषित स्थलों में 74 भारत में ही हैं। यदि विश्व के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी शहरों की सूची की बात करें तो ये निम्न अनुसार हैं। ठीक है, जामेना जो कि चाड की राजधानी है, ये सबसे ऊपर है, फिर दूसरे स्थान पे नई दिल्ली आती है, फिर तीसरे स्थान पे ढाका आता है। ठीक है, ये औसत जो है वार्षिक औसत आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, BPSC इसी में से प्रश्न पूछना होगा तो पूछेगा। PM 10 स्तरों की बात करें, PM 2.5 से ज़्यादा, ठीक है, ये आकार के ऊपर डिपेंड करता है कि PM 2.5 बहुत ही महीन कण हो गए, PM 10 थोड़े बड़े बड़े कण हो गए। तो इसमें श्रीगंगानगर जो कि राजस्थान का है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर तथा दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः ग्रेटर नोएडा और दिल्ली है। अगला हमारा टॉपिक है गुनेरी। ठीक है, ये लखपत तालुका स्थित गुनेरी जो है ये गुजरात में स्थित है। 2025 में राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल इसे घोषित किया गया है। ठीक है, गुनेरी का मैंग्रोव वन एक अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। अमूमन मैंग्रोव हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव को हम देखते हैं कि वो समुद्र के किनारे लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंग्रोव वन की बात करें यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल की खाड़ी में, तो वो समुद्र से सटे हुए हैं। लेकिन गुनेरी क्या है, एक इनलैंड मतलब स्थल में जो है ये मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है।
जो कि समुद्री ज्वार भाटा के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। अंतर्देशीय मैंग्रोव विश्व में अत्यंत ही विरल हैं। अब तक विश्व भर में लगभग 8 ही स्थल ज्ञात हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की, जो भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया है, शिवपुरी में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य का गठन जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और इसमें जो संशोधन हुआ था 2006 में, उसकी धारा 38B के द्वारा शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां जो है बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, तथा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये तथ्य हैं, आप देख लो। इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल होने वाले ये पहले 2 भारतीय शहर हैं। कौन? इंदौर और उदयपुर। ठीक है, उदयपुर 5-6 जो है झीलों से घिरा हुआ है और इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारत में, आपको पता है। प्रतिवर्ष 2 जनवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 का जो केंद्रीय विषय था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण था। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक और अंतिम टॉपिक है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे ना बायो बैंक बनाने की मतलब स्थापना करी गई है फरवरी 2025 में। पहली बार किसी चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना की गई है। बायो बैंक क्या होता है? जो लुप्त प्राय जानवर होते हैं उनके कोशिकीय और उत्तक नमूनों को इकट्ठा कर सुरक्षित रखा जाता है। इस सुविधा में जो मृत जानवर होते हैं उनकी प्रजनन कोशिकाएं भी संरक्षित की जाती हैं। इसे फ्रोजन जू भी कहा जाता है। बहुत ही मतलब -196-200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में इनके DNA सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दूसरा पार्ट जो है हम आगे के एपिसोड में रिलीज करेंगे। ठीक है, लगे हाथ आपको कल इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा MCQ फॉर्म में, तो आप उसे भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।